bazgasht.com। इस अफसाने का उन्वान है चमगादड़। नूरजहां ने जब ये मंजर देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसने जल्दी से मुंह पर हाथ रख लिया। गो कि वो कुछ दूर थी और बहुत साफ तरह देख नहीं पा रही थी, ताहम उसे ये नजर आया कि एक अधेड़ उम्र आदमी किसी गंदुमी से रंग के चमड़े का हीरे जड़ा लिबास पहने एक ऊंची लाल जड़ी कुर्सी पर एक मोती जड़ी मेज के सामने बैठा जवाहरात से चुनी हुई बड़ी सी रकाबी में से कुछ खा रहा है। रकाबी के बराबर किसी लंबे से गिलास में कोई सुर्ख रंग मशरूब है। आदमी के हाथ में कांटा और छुरी है। फिर आदमी ने छुरी कांटा थाली में रख दिया और हाथ से खाने लगा। उसने मशरूब का घूंट भरा तो नूरजहां को अंदाजा हुआ कि वो मशरूब गाढ़ा था, सुर्ख रंग का गाढ़ा सियाल। जब नूरजहां ने आदमी की तरफ बगौर देखा तो उसे महसूस हुआ कि आदमी के हाथ में एक बेहद छोटा सा इंसानी बाजू था, जिस पर से वो दांतों से गोश्त अलग कर रहा था। नूरजहां की नजर जल्दी से उसकी थाली पर गई। थाली में एक छोटा सा इंसानी सर नजर आया तो वो थर थर कांपने लगी। ये कैसे हो सकता है? ये क्या देख रही हूं मैं? वहम हो गया है मुझे, कोई भयानक ख्वाब देख रही हूँ, उसने सोचा और फिर आदमी की तरफ देखने लगी। सर से जुड़ा एक छोटा सा इंसानी जिस्म भी नजर आया, जिसके पांव पेट की तरफ खम थे। पेट का हिस्सा खुला और काला सा लग रहा था, जैसे जला हुआ हो। छोटी छोटी टांगें भी स्याह जैसी नजर आ रही थी और गोल सर भी उसी रंग का। मगर सर तो काला ही नजर आता है बालों के सबब। दूर से समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वो हिस्सा बालों से ढका है या जला हुआ है। नूरजहां ने नजर उठाकर आदमी की तरफ देखा। वो तवील कामत था और उसकी आंखें नीली थीं। उसके सर के बाल भूरे और सफेद थे और वो अपने खाने में मगन था। क्या मालूम दहाइयों से जारी इन एकतरफा जंगों में महलूकीन की लाशों के साथ क्या सुलूक होता होगा। कौन जाने ये लोग किस किस तरह से उनका इस्तेमाल करते और करना चाहते होंगे। ऐसे लोग सिर्फ मुहावरों में ही गैर इंसानी जुमला इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वाक़तन जिन्हें ये दुश्मन कहते हैं उनका खून मशरूब की तरह पीते हैं। इनके मुंह से इंसानी खून लग गया है। अब ये कहानियों वाले मुर्दाखोरों की असली शक्लें हैं, सिर्फ उनके दांत लंबे नहीं हैं। उसने झुरझुरी सी ली और मुंह फेर कर दूसरी तरफ देखने लगी। किसी गैर मर्रई ताकत ने उसे फिर उधर की ओर मुड़ने को मजबूर किया तो उसने देखा कि आदमी के बड़े से दहाने के करीब नन्ही नन्ही उंगलियों वाला छोटा सा पंजा है। नूरजहां को उबकाई सी हुई। उसने आंखें जोर से भींच ली। कुछ पल बाद जब उसने आंखें खोली तो आदमखोर आदमी किसी और मखलूक में तब्दील हो गया था। ये मखलूक पैजवी शक्ल की थी और उसके सारे बदन में से लंबी लंबी उंगलियों वाले बड़े बड़े अनगिनत पंजे निकले हुए थे और जहां उस मखलूक का सर हो सकता था वहां एक चौड़ा सा बेशुमार दांतों वाला दहाना था, जो ऊपर से जिप की तरह नजर आता था। उस हिस्से में दिमाग के लिए जगह नहीं बनी थी और बाकी जिस्म में सीने और दिल वगैरह के मकाम पर सिर्फ एक लंबा सा पेट था। नूरजहां का दिल धक धक करता जैसे उसके हलक से बाहर आया चाहता था। उसे लगा कि उसकी धड़कन रुक जाएगी। वो जोर से चीखना चाहती थी, मगर ये जैसे कि उसमें बस में न था। वो चिल्ला कर रोना चाहती थी, मगर इसमें भी वो कामयाब न हुई। अब उसकी धड़कन बेकाबू हो गई थी। किसी तरह नूरजहां का हाथ अपने दिल के करीब चला गया। करीब बैठी नर्स फौरन उसके पास आ गई। उसने उसके माथे पर हाथ रखा। नूरजहां आंखें बंद किए लेटी रही। नर्स को महसूस हुआ कि उसकी धड़कन बेतरतीब चल रही है। उसने दाहिने हाथ से लोहे के पलंग के सिरहाने लगा इमरजेंसी बटन दबा दिया और बाएं हाथ से मरीजा के गले की बाईं जानिब हंसली से जरा नीचे पसलियों पर मसाज देने लगी। डॉक्टर ने फौरन आकर ऑक्सीजन की नली से मरीजा की नाक और दहाना ढक दिया। शाम के करीब जब नूरजहां को होश आया तो उससे मिलने उसका बेटा और शौहर दोनों आए थे। आज हम घर ले जाएंगे आपको, चाहे कुछ भी हो, उसके शौहर ने मुस्कुराकर उसके माथे पर हाथ फेरा। सूना हो गया भाई घर हमारा, उन्होंने आहसी भरी। जी अम्मी, आप अच्छी हो जाए ना जल्दी से, बेटा उदासी से मुस्कुराया। माँ ने नीम बासी आंखों से उसे ऐसे देखा जैसे कहना चाहती हो कि तुम तो जानते हो अब मैं अच्छी नहीं हो सकती। बेटे ने माँ का हाथ पकड़ा और हथेली पर अपना रुखसार रख दिया। हम अभी आते हैं। उसके वालिद डॉक्टर से मिलने के लिए बाहर निकल गए। नूरजहां को अपने हाथ पर नमी का एहसास हुआ तो उसने लंबी सांस ली। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी, खुदा के लिए अपने आप को संभाल लीजिए, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। वो रो पड़ा। ये मेरा ही कसूर है। मुझे समझ लेना चाहिए था कि मेरी अम्मी कितनी हसास हैं।
दुनिया के बेहतरीन इंसानों में से एक हैं। मैंने क्यों क्यों उसने अपने घने घने बालों वाला सर माँ के बाजू पर रख दिया। माँ ने बमुश्किल उसकी तरफ देखा और हल्के से नफी में सर हिलाया। माँ की आंख के गोशे पर आंसू की एक बूंद भर आई थी। नहीं, मेरा कसूर है अम्मी, मुझे ख्याल रखना चाहिए था आपका, मैं खुद ही। उसके वालिद डॉक्टर को लिए अंदर दाखिल हुए। कुछ समझ में आया डॉक्टर साहब? हो क्या गया हमारी हंसती मुस्कुराती बेगम को? कोई फिक्र की बात नहीं, मगर अभी हमें कुछ दिन और ऑब्जर्व कर लेने दीजिए। कोई शौक लगा है, थोड़े दिन लग सकते हैं इससे बाहर आने में। नहीं डॉक्टर, उस दिन तो कहीं गई भी नहीं, बहुत खुश थी। हमारा बेटा बाहर से हफ्ते भर पहले के टूर से आया था, देर तक उसी के पास थी, फिर आकर सो गई और सुबह फिर आपको पता ही है कि बेहोश थी। आमिर को अपने दफ्तर ने एक सेमिनार में शिरकत के लिए जुनूब मशरकी एशिया के एक हिस्से में भेजा था। मुख्तलिफ ममालिक से कई लोग आए थे। एक उम्दा होटल में रिहाइश का इंतजाम था। आखिरी दिन जब आखिरी इजलास जल्द खत्म हुआ तो वो 2 और लड़कों के साथ करीब के इलाके का चक्कर लगाने की गरज से निकला था। आमिर को याद आया था कि वो घूमते घूमते कुछ चीजें खरीदते एक मकामी रेस्तरां में कॉफी पीने की गरज से दाखिल हुए थे, मगर वहां से वो एक मर्ज साथ लिया गया जिसका उसके पास कोई इलाज ही न था। उसने सुन रखा था कि लोग जिंदा बंदर का भेजा खाते हैं, मगर इस रेस्तरां के मेन्यू पर सबसे ऊपर जो पकवान दर्ज था उसे पढ़कर उसका और उसके साथियों का मुंह हैरत से खुला रह गया। चेहरे खौफ से पीले पड़ गए। सबसे पहली सबसे महंगी डिश ह्यूमन फीटस थी। उन्होंने खुद को काबू में रखकर टूटते अल्फाज में वेटर से तस्दीक चाही तो पता चला कि डिश वही थी जो उन्होंने पढ़ी थी, बल्कि इस गैर इंसानी बात पर यकीन ना करते हुए उन्होंने होटल के मैनेजर से दरियाफ्त किया। उसने उल्टा उन्हीं से सवाल किया था कि क्या ऐसा करना प्रैक्टिकल बात नहीं है, क्या ऐसा करना तकनीकी तौर पर गलत है? और वो लोग अधखुले होंठ लिए उसे देखते रह गए थे। उनका एक साथी जो लाजवाब हिस्से मिजाह रखता था, खुद को और उनको ये महसूस कराने की खातिर कि वो इसी दुनिया में है और जिंदा है और कोई डरावना ख्वाब भी नहीं देख रहे, अपनी जुबान में बोला था कि निकल चलो। ये आदमी नजर आने वाला मशीनी पुर्जा अहमक समझकर हमारे कबाब बनाएगा और खूब पैसे कमाएगा। मगर उसके साथियों के चेहरों से हैरत और खौफ के तासुरात ही गए, ना वो खुद ही अपने कहे जुमले से एक जरा भी महजूज हो सका। फिर वो लोग 1 मिनट जाया किए बगैर रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए। एक ने उल्टी कर दी, दूसरे को होटल पहुंचते तक चक्कर आते रहे, तीसरा रो रहा था। फ्लाइट उसी रात की थी। दूसरे दिन आमिर घर पहुंचा तो पत्थर सा खामोश था। वालिदैन ने लिपटाया तो हल्के से मुस्कुरा दिया था, मगर चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। घर वालों ने सोचा कि सफर में रात दिन के तफरुक के सबब जेट लैग्ड है, इसीलिए चुप सा है, आराम चाहिए उसको। वो अपने कमरे में आया तो अपने 2 एक करीबी दोस्तों को फोन पर ये बातें बताईं। मालूम हुआ कि एक ने पहले ही ये बात सुनी थी मगर यकीन नहीं किया था। कुछ देर बाद उसके एक दोस्त ने उसे कुछ इन्फॉर्मेशन और तस्वीरें मेल की, जिनमें कुछ पुराने कबीलों का जिक्र था। जजायर पर सदियों से आबाद कबाइल की तस्वीर थी जिनकी जदीद दुनिया तक रसाई नहीं थी, मगर कुछ तस्वीर ऐसी भी थीं जो तहजीब याफ्ता दुनिया के बाशिंदों की हो सकती थी। गो के साथ ही ये तहरीर था कि ये किसी मुसद्दिक़ा ज़रिए से दस्तयाब नहीं हुई, ताहम तस्वीर असली नज़र आती थीं और किसी भी इंसानी सिफात रखने वाली रूह के लिए किसी अजियत से कम नहीं हो सकती थी। आमिर पत्थर का बुत बना माउस घुमाता रहा। मालूमात में लिखा था कि ये लोग वक्त से पहले ज़ाया हुए या ज़ाया कर दिए गए इंसानी बच्चों को ज़ाया नहीं करते कि वो हयातीन से पुर और ज़ायक़ेदार होते हैं। उसने कुछ अरसा पहले जब ये पढ़ा था कि एबॉर्टेड फीटस कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसका दिल बहुत देर तक धड़कता रहा था। वो अजीब तरह की ज़हनी तकलीफ से दो चार हुआ था। अजब बेचारी और महरूमी का एहसास हुआ था उसे। घिन आई थी, गम हुआ था और बहुत से हारे हुए जज्बों से उसका बेबस सा तारुफ हुआ था, जिनको समझने के लिए उसका जहन तैयार नहीं था और जिनको नाम देने के लिए उसके पास अल्फाज नहीं थे। उसने घंटों खुद को टूटा टूटा सा महसूस किया था उस रोज, मगर इस वक्त जो उसकी आंखें देख रही थी, जिसने उसे खुद से और गिरदोपेश से बेगाना कर दिया था, वो पसीने से नहाया हुआ सहमा सहमा कंप्यूटर से लगा इस कदर महव था कि उसे खबर ही न हो पाई कब उसकी वालदा कमरे में दाखिल हुई। कंप्यूटर दीवार से लगा था और उसकी पीठ दरवाजे की जानिब थी। वालदा ने जो मॉनिटर पर देखा वो यके बाद दीगरे 2 तस्वीर थी। एक में मंगोलियाई नक्शो निगार का एक शख्स कश्ती में कुछ लिए आ रहा था। उसके नीचे की इबारत में रोस्टेड ह्यूमन फीटस तहरीर था, जिसे वो ऐसे ही देख रहा था जैसे कोई आमतौर पर अपने खाने की तरफ देखता हो।
और दूसरी तस्वीर भी उसी आदमी की थी जो एक मामूली से रेस्टोरेंट में उसी थाली से खा रहा था और साथ में संतरे के जूस का गिलास था। वो चकरा कर गिरने वाली थी कि बेटे ने थाम लिया। वो खुद बेहद घबराया हुआ था। ये सच्ची तस्वीरें नहीं हैं अम्मी, उसने मुस्कुराने की कोशिश की थी। ये माँ बोल नहीं पाई थी। देखिए ना कैसे कैसे फोटोग्राफर्स हैं, कंप्यूटर ने तो झूठ सच एक सा कर दिया, ऐसा लगता है जैसे सच्चे फोटोग्राफ्स हों। वो मुस्कुराने के से अंदाज में बोलता गया। माँ ने किसी सूरत हवास यकजा करके उसे बगौर देखा तो उसके ममता भरे दिल में एक और खौफ घर करने लगा। आमिर बहुत छोटा था, कोई 3 बरस का। एक रोज रात की खबरों के बाद टेलीविजन पर फिल्म चलने लगी थी। फिल्म दिलचस्प थी, घर में सब देखने लगे थे। आमिर भी नींद से गोया लड़कर फिल्म देख रहा था। माँ ने सुलाने की कोशिश की थी, मगर ज्यादा नहीं कि दूसरे दिन इतवार के सबब स्कूल बंद थे। वो कहानी में महव था। उसके बाल माथे पर आ जाते तो उन्हें हाथों से एक तरफ हटाते वो नींद भरी आंखों को मसल देता। कहानी में एक गुमशुदा पगली को एक नौजवान अपने घर ले आता है और उसकी बहुत देखभाल करता है, अपने हाथों से खाना और दवाएं खिलाता है, उसके साथ खेलता है, उसे लोरियां गा गा कर सुलाता है। वो उदास या नाराज हो तो जानवरों की नकल उतार कर उसे हंसाता है, जिद करे तो गाल फुला कर उसे थप्पड़ भी खाता है। जब वो उसकी अनथक खिदमत से सेहतयाब हो जाती है तो उसे पहचान ही नहीं पाती। वो लोरियां गाता है कि कभी वही लोरी वो उसके साथ गाना सीख गई थी। तो वो हैरत से उसे देखती है, उसे कुछ याद नहीं आता। वो बंदर की तरह उछलता है तो वो पहले की तरह नहीं हंसती। फिल्म के इख्तिताम तक वो जब उसे किसी तरह याद नहीं दिला पाता और वो वालिदैन के साथ लौट जाती है तो वो सड़क के किनारे बैठकर रो पड़ता है। उस मंजर पर आमिर धाड़े मार मार कर रो दिया था और हिचकी लेकर तुतलाई जबान में वालिदैन से सवाल पर सवाल किए जा रहा था। वो लड़की उसे क्यों नहीं पहचानती अम्मी? अब्बू उस लड़की को कौन बताएगा? वो लोता है, वो क्यों लोता है? वो चुप नहीं करता। और उस रात आमिर आधी रात तक रोते रोते सो गया था। ऐसे हसास बच्चे को हरगिज इस बात को सच नहीं समझना चाहिए। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ। नूरजहां ने कपकपाती लड़खड़ाती जबान को काबू करने की कोशिश करते हुए चेहरे पर कुछ हंसी जैसी शय तारी की। वो तो पैंट शर्ट पहने हैं, कोई वैशी कबायली थोड़ी है। और फिर अब तो कोई ऐसा वैशी भी कहाँ होगा, दुनिया इतनी सिविलाइज्ड हो गई है। सब कैमरा ट्रिक्स हैं। बेटे को आराम की तलकीन करके खुद भी कमरे में चली गई। शौहर को कुछ मालूम नहीं था कि आमिर के कमरे में क्या हुआ। उसके थर थर कांपते दिल में बारहा ये ख्याल आया कि वो शौहर से इस बारे में बात करे तो शायद वो कोई तसल्ली बख्श जवाब दे, मगर शिकार करने को पुश्तैनी सनद समझने वाले खानदान की दूसरी नस्ल के तीसरे चश्मो चिराग को, जो किसी मुर्गी को ज़िबा होते न देख सकते थे, ऐसी दिलाजार बात के बारे में क्या पूछे। चिनाचे कमजोर दिल पर पत्थर की सिल सा बोझ लिए वो सोने की कोशिश करती रही। वो पढ़ी लिखी सियासी और समाजी बसीरत से बहरावर खातून थी, जानती थी कि इंसान की यह हैवानियत आज की दुनिया के कंफ्यूज्ड सियासी सूरत हाल के सबब है कि इस दौर में क्या नहीं होता। एक तरफ तो अशरफुल मखलूक की रूहानी और इखलाकी बुनियादें तब्दील की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ नई तर्ज की सियासत फरोग पा रही है। दुश्मन तख्लीक किए जाते हैं और दोस्तों और दुश्मनों की फहरिस्तें बदलती रहती हैं। फिर दुनिया को यही बावर कराने की कोशिश करती है कि सितमगर सितम ढाने में हक बजानिब है। उसे मालूम था कि रोकनी जमीनों वाले अगर आराम तलब ना होते, अय्याशियों के जेर असर हवास गुम करके अपनी मिट्टी पर दूसरों को ठिकाना करने की इजाजत देकर उनके हाथों में ना खेलते, तो इस वक्त दुनिया का मंजरनामा अलग होता। वो ये भी जानती थी कि कदीम उलूम और जदीद तहजीब का सहरा अपने सर लेने वालों ने बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल इसी महज़िब कौम से सीखा जो नदियों, पहाड़ियों या पुरफजा मकामात की रूह पर फजाओं से नहीं, रेगिस्तानों से उठी थी। और जब वो तहजीब के शुरुआती अमल से दो चार थे, इससे कहीं पहले इस सरजमीन पर, उसकी अपनी सरजमीन पर दानिशगाहें तामीर होकर कई नस्लों को कई सदियों तक मुख्तलिफ उलूम से बहरावर करने के बाद फिर मारज़ वजूद में आने के लिए उजड़ भी चुकी थी। और उसे इस बात का भी इल्म था कि ये ज़माना मुस्बत तहजीबी कारनामों को अपने खाते में डालने का ही नहीं, ज़राए इबलाग के बेमुहार इस्तेमाल से ऐसी दीदा दिलेरियों के फ़रोग के साथ साथ बहतान और दिरोह गोई का भी है। उसे खबर थी कि आम इंसान को तेज़गाम जिंदगी ऐसी दौड़ में धकेला गया है कि उसके पास सोचने की फुर्सत ही नहीं। वो भी मशीन की तरह दूसरे कलपुर्जों पर इन्हिसार करता भागा जा रहा है।
सोचने के लिए जरा ठहर जाता तो सोचता कि दुनिया में भला कौन अपने मासूमों को जवां मर्गी का पैगाम देगा। अपने तो ऐसा नहीं करते। महरूमी और रुसवाइयों का ये सामान कौन कर रहा है? लालच, बालादस्ती, जबरदस्ती, कौन जाने। वो ये भी जानती थी कि अंधी बड़ी ताकतें किस किस बहाने से आपस में मिलकर खुशहाल ममालिक की जमीनों के असासे हड़पने का सामान करती हैं। दोस्त बनकर कमजोरियों को खरीदती हैं और ना खरीद पाएं तो बेसबब के दुश्मनों की तरह अलल एलान हमलों पर उतर आती हैं। तरक्की पजीर मुल्कों को तोड़ने और गुलाम बनाने के लिए इंसानियत सोज हरकत कर रही हैं। बज़ाहिर अखबारों में आम इंसानों की तरह आइसक्रीम खाते और बच्चों से खेलते तस्वीर छपवाते हैं ये लोग, गोया वो भी इंसान है, और बबातिन ऐसी हरकत किए चले जाते हैं गोया इंसान ही नहीं। मगर किसी के लिए तो रखते होंगे ये लोग भी नर्म गोशा। कुछ तो इंसानियत की रमक होगी इनके अंदर कि उनकी शक्लें इंसानों जैसी हैं। तो वो रमक सबके लिए क्यों नहीं? कोई तो इस रमक को जगाए उनके अंदर। कौन जगाएगा? शायद कभी वक्त उन्हें समझा दे। मगर एक अरसा गुजर जाने के बाद जब ये लोग खुद होंगे ना इनके मजालिम झेलने वाले। हिटलर मनाजिर को मुसव्विर किया करता था, मगर तस्वीर के गोशे में पसमंजर से जुदा किसी रंग में छोटा सा एडोल्फ पेंट किया हुआ मंजर किसी भी तहजीब याफ्ता शख्स ने अपनी निशस्तगाह की जीनत बनाना गवारा न किया। फिर वही होगा। आने वाला दौर इस दौर के यक कुतबी तस्वुर की नाखुदा बनी शब खूं मारने वाली इस इंसान नुमा शपरा चश्म मखलूक को भूल सकेगा? खूंखाही की मुसलसल मिसाल इन जिंदा बदरूहों को कैसे कैसे याद करेगा? और वो ये भी जानती थी कि उनके अलावा कुछ ऐसे शदीद नस्ल परस्त भी हैं जो अपनी नस्ल को इतना अहम और अजीम समझते हैं कि अगर दूसरी नस्ल के फर्द का बच्चा उनके वहाँ किसी की उम्मीद बना पल रहा है तो उसकी नशोनुमा को जराए अमल से रोक देते हैं। खुद को ऐसा सालिम और खालिस समझते हैं कि अपाहिज बच्चों को पैदाइश के वक्त मार कर गालिबन दफना देते हैं कि उनके मुल्क में कोई अपाहिज नजर ना आए। कभी रोड डालने की खातिर और कभी अना की तस्कीन के लिए न्यूक्लियाई तजुर्बे करते हैं। वो लोग महज अना की तस्कीन के लिए जाने ले सकते हैं। ये लोग फाकों से बेहाल होकर पेट की आग बुझाने के लिए गलत चीजों के इस्तेमाल पर मजबूर नहीं होते। ये लोग शौक की तकमील के लिए इंसानियत सोज काम करते हैं। ये लोग उन एबॉर्टेड बच्चों को दफनाने के बजाय खा भी सकते हैं। ये लोग अपने बच्चों को भी यानी ये लोग भी जानवरों की तरह यानी जैसे बिल्ली को डर लगा रहता है कि खुद उनका बाप ही अपने बच्चों को ना खा जाए, जैसे सांप अपने ही बच्चों को खाने का मौका ढूंढता है, और ममता की मारी नागिन। उनकी औरतें तो इसमें हिस्सादार नहीं हो सकती, इन चंद मर्दों की तरह जिन्हें ममता भरे दिल से नवाजा हो कुदरत ने, जिनके बल पर इंसानियत बाकी है। इन्हीं बातों पर सोचते सोचते नूरजहां के थके दिमाग के लाशोर ने इन सब अनहोनी सच्चाइयों को ख्वाब बनाकर तस्वुर की आंखों के सामने कर दिया तो वो होशो हवास से बेगाना हो गई। ख्वाब में वो आदमखोर गाहे सुर्ख सफेद जिल्द और नीली हरी या भूरी आंखों वाला तवील कामत होता, गाहे पीली रंगत चिंधियाई आंखों और फैली नाक वाला जो इंसानी खाल में हीरे जवाहरात जड़कर जेबितन करता है, और उसके कमरे का फर्नीचर निहायत उम्दा होता है। और कभी वो मंगोलियाई नस्ल का कदरे कोहताकद आदमी हुआ करता और एक मामूली से रेस्तरां में नजर आता। नूरजहां की आंख लगती तो ख्वाब गोया दिल की जानिब जाते हुए खून को मुंजबित कर देते, और ये सिलसिला आज 3 रोज से जारी था। डॉक्टरों ने इलाज के लिए ज्यादातर नींद की गोलियां ही तजवीज की थी। अस्पताल में लेटी मां को देखता हुआ आमिर सोच रहा था कि जब मां पूरी तरह बेदार होगी और उसके साथ घर चलेगी तो उनसे कहेगा कि वो गांव जाकर दादा जान के साथ अपनी जमीनें संभालेंगे और बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन, क्लोनिंग, ये न्यूक्लियाई हथियार, हलाकतों के ये जदीद साइंसी आलात दरअसल इंसानियत का कमर्शलाइजेशन है और फितरत से बहुत दूर भी। इसीलिए इंसान की मासूमियत छिन गई है और लोग जानवर हो गए हैं, और उसे इस मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी नहीं करनी, उसे नेचर का हिस्सा बन जाना है। वो सब नेचर का हिस्सा हो जाएंगे। ये फैसला करते ही उसके होंठों पर मुस्कुराहट छा गई, क्योंकि वो ये भी जानता था कि माँ इस बात के लिए आसानी से हाँ कर देंगी और अबू को भी मना लेंगी। शुक्रिया।